बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4TV का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। अल-हूसियों ने हुदैदा एयरपोर्ट पर सऊदी इत्तेहाद के कब्जे के दावे को रद्द कर दिया। कहा कामयाबी करिश्मा है। सऊदी इत्तेहाद ने कहा ऑपरेशन का मकसद सियासी हल के लिए अल-हूसियों पर दबाव डालना है। जायज हुकूमत बहाल करने की कोशिशें जारी रखेंगे। सीरिया की फौज ने जॉर्डन सरहद के करीब अमेरिका के फौजी अड्डे को घेर लिया। तुर्की में इतवार को सदर और पार्लियामेंट को चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे। ताइब एर्दोगान को सियासी करियर के सबसे बड़े चैलेंज का सामना। ओपेक मुल्कों ने तेल की पैदावार बढ़ाने से किया इत्तेफाक। वियना में सऊदी अरब और ईरान के वजीरों की मुलाकात। ईरान ने न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने की धमकी दी। कहा समझौता आईसीयू में है। कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन ऑल आउट शुरू। अनंतनाग एनकाउंटर में 4 मिलिटेंट्स और पुलिस जवान हलाक। गवर्नर वोरा ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग। सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। आजादी कश्मीरियों की पहली पसंद है। कांग्रेस लीडर सैफुद्दीन सोज के रिमार्क पर तनाज़ा। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। सऊदी अरब की फौजी इत्तेहाद ने कहा कि यमन में ऑपरेशन का मकसद सियासी हल के लिए अल-हूसियों पर दबाव डालना है। सऊदी अरब की क़यादत वाले फौजी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने यह बात कही ब्रुसेल्स में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए। मालिकी ने कहा कि सऊदी इत्तेहाद लोगों की हिफाजत को बहुत अहमियत देता है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि अल-हूसी सिविलियन इलाकों को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मालिकी ने कहा कि बातचीत के जरिए सियासी हल यमन के लोगों के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता है और सऊदी इत्तेहाद यमन में जायज हुकूमत बहाल करने के लिए कोशिशें जारी रखेगा। मालिकी ने यूरोपीय मुल्कों के मरकज बेल्जियम का दौरा किया, जहां उन्होंने जंग से मुतासरा इलाके में इमदाद पहुंचाने के बारे में भी बातचीत की। सऊदी अरब, यूएई और उनकी इत्तेहादी फोर्सेस ने पिछले हफ्ते यमन के हुदैदा में एक फौजी ऑपरेशन शुरू किया था। यमन के अल-हूसियों ने सऊदी इत्तेहाद के इस दावे को रद्द कर दिया है कि उसने एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है। अल-हूसियों ने कहा कि हुदैदा एयरपोर्ट पर अब भी उनका कंट्रोल है। अल-हूसी फौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल शराफ लुकमान ने अपने दावे की तायद में वीडियोस और तस्वीरें भी जारी की, जिनमें हुदैदा के पास इत्तेहादी फौज की गाड़ियों की तबाही को देखा जा सकता है। उन्होंने मगरबी मुल्क के साहिल पर अल-हूसी फाइटर्स की कामयाबियों को एक करिश्मा करार दिया। लुकमान ने कहा कि अल-हूसियों ने हुदैदा के अल-हजा इलाके में सऊदी अरब की तायद रखने वाली फोर्सेस और किराए के सिपाहियों को घेर लिया। इन किराए के सिपाहियों के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, वो या तो हथियार डाल दें या मरने के लिए तैयार रहें। चारशंबे के दिन सऊदी इत्तेहाद ने दावा किया था कि उन्होंने हुदैदा एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया है और क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू किया है। अल-हूसियों के तर्जुमान मोहम्मद अब्दुल सलाम ने कहा कि भारी ताकत के साथ हमले के बावजूद यमन के मगरबी साहिल पर जारे ताकतों को शिकस्त दी गई। उन्होंने इत्तेहादी सिपाहियों के हमले को इज्तिमाई खुदकुशी करार दिया और कहा कि इस ऑपरेशन का मकसद यमनियों को हलाक करना और उनकी खुद मुख्तारी खत्म करना है। अब्दुल सलाम ने कहा कि यमनी अवाम किसी दबाव में नहीं आएंगे। अल-हूसियों की सुप्रीम पॉलिटिकल काउंसिल के लीडर मोहम्मद अल-बुकैती ने हुदैदा एयरपोर्ट का एक वीडियो जारी किया, जिसके जरिए वहां सऊदी अरब की तायद रखने वाली फोर्सेस के कंट्रोल के दावे को झूठा साबित करने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि दुश्मन को भारी जानी नुकसान हुआ है और वो पीछे हटने पर मजबूर हुआ है। उन्होंने कहा कि अल-हदरमी जिले में फौजी इत्तेहाद की 20 फौजी गाड़ियों को तबाह कर दिया गया और 10 गाड़ियों को जब्त किया गया। हुदैदा को यमन की लाइफ लाइन कहा जाता है। हुदैदा एयरपोर्ट शहर की बंदरगाह से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। अल-मसीरा टेलीविजन चैनल पर कहा गया कि अल-हूसियों के एयर डिफेंस सिस्टम ने सादा सूबे में दुश्मन के एक ड्रोन को मार गिराया।
तेल पैदा करने वाले मुल्कों ने जुलाई के महीने से तेल की पैदावार बढ़ाने का फैसला किया है। काफी बहस मुबाहिसे, तकरार और ईरान की मुखालफत के बावजूद इस सिलसिले में समझौता होने की खबर है। सऊदी अरब और रशिया, जो तेल पैदा करने वाले दो बड़े मुल्क हैं, चाहते हैं कि पैदावार पर लगी पाबंदियां खत्म कर दी जाएं। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ओपेक मुल्कों ने तेल की पैदावार में रोजाना 1 मिलियन बैरल इजाफे का फैसला किया है। इससे पहले ऑस्ट्रिया के दारुल वियना में ओपेक मीटिंग के मौके पर ईरान के वजीर पेट्रोलियम बीजान ज़ांगी और सऊदी अरब के वजीर पेट्रोलियम खालिद अल फली के दरमियान मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद ईरानी वजीर ने कहा कि हम कुछ पका रहे हैं। इससे पहले सऊदी अरब के वजीर की सदारत में होने वाली एक मीटिंग से ईरानी वजीर ने वॉकआउट किया। सऊदी अरब तेल की पैदावार बढ़ाना चाहता था। सऊदी अरब की इस कोशिश को अमेरिका की खुशामद के तौर पर देखा जा रहा है, जिसने ईरान के खिलाफ पाबंदियां लगाई हैं। सऊदी अरब का कहना है कि वो ईरानी तेल पर अमेरिकी पाबंदियों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने और किल्लत के असरात को कम करना चाहता है। सऊदी अरब के अलावा रशिया भी चाहता है कि तेल की पैदावार बढ़ाई जाए। पिछले 18 महीनों से तेल की पैदावार को महदूद रखा गया, लेकिन ईरान और दूसरे अरकान ने तेल की पैदावार बढ़ाने की मुखालफत की। सऊदी अरब की तजवीज़ को वीटो करने की भी धमकी दी गई थी, लेकिन बाद में खबरें आई कि इस बारे में एक समझौता हो गया है। तेल पैदा करने वाले मुल्कों की तंजीम ओपेक के 14 अरकान हैं। हाल ही में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने रशिया का दौरा किया था और वहां सदर व्लादिमीर पुतिन से तेल की पैदावार बढ़ाने के बारे में बातचीत की थी। रशिया तेल पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसके बाद सऊदी अरब दूसरे नंबर पर है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कई मरतबा ट्विटर पर कहा कि उनके ख्याल में ओपेक मसनूई तौर पर कीमतें बढ़ाए रखना चाहती है। इस दौरान रशिया के एनर्जी मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक ने कहा कि ओपेक और गैर ओपेक मुल्कों की कमेटी ने मशवरा दिया है कि तेल की पैदावार में रोजाना 1 मिलियन बैरल का इजाफा किया जाए। वजीरों की इस कमेटी में सऊदी अरब, रशिया, कुवैत, ओमान और अल्जीरिया शामिल है। ओपेक की मीटिंग हफ्ते को भी जारी रहेगी। सीरिया की फौज ने जॉर्डन सरहद के करीब अल-तन्फ इलाके में अमेरिका के एक फौजी अड्डे को घेर लिया है। बताया गया कि सीरियन फौज ने बादिया इलाके में कई जगहों पर कंट्रोल हासिल करने के बाद इस फौजी अड्डे को घेर लिया। सीरिया की फौज ने हाल ही में इस इलाके में मिलिटेंट्स के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया था। इस इलाके में बुकमाल टाउन भी है। सीरिया की हुकूमत ऐसे इल्जाम लगाती रही है कि अमेरिका अपने इस फौजी अड्डे में दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता रहा है। अमेरिका ने सीरिया की हुकूमत को खबरदार करते हुए इस इलाके को रेड लाइन करार दिया। इस इलाके के करीब इराक की सरहद भी है। अमेरिका ने 55 किलोमीटर के इलाके को रेड जोन करार दिया है। जिस इलाके को घेरा गया उनमें एक फौजी कैंप भी है। सीरिया की हुकूमत और रशिया के ओहदेदारों का कहना है कि इस रेफ्यूजी कैंप में दहशतगर्दों को रखा गया है, जिनका ताल्लुक जबतुल फतल शाम से है। इस इलाके में तनाव पाया जाता है। सीरिया की फौज के इस ऑपरेशन से इसराइल भी खुश नहीं है। इसराइल का कहना है कि वो अपनी सरहदों के करीब हिजबुल्लाह और ईरानी सिपाहियों को नहीं देख सकता। इराक की शिया वॉलंटियर फोर्स हशद शाबी ने कहा है कि वो सीरिया के दिर अल जोर में इस हफ्ते अपने फाइटर्स पर हवाई हमलों का बदला लेगा। हशद शाबी ने इस हमले के लिए अमेरिका या इसराइल को जिम्मेदार ठहराया। इस दौरान इराक की वजारत खारजा ने भी सीरिया में इस हवाई हमले की मजम्मत की। सीरिया की हुकूमत ने इल्जाम लगाया कि सऊदी अरब हज का सियासी इस्तेमाल कर रहा है और सीरिया के लोगों को हज अदा करने से रोक रहा है। सीरिया की वजारत औकाफ ने एक बयान में कहा कि सऊदी अरब ने सीरिया के लोगों के लिए हज सफर पर नामुमकिन शर्तें लगाई हैं। एक बयान में कहा गया कि सऊदी ओहदेदार मुसलसल 7वें साल सीरियन शहरियों को हज अदा करने से रोकना चाहते हैं। सऊदी ओहदेदारों ने कई बार बातचीत और राब्तों के बावजूद हज को सियासी रंग दिया है, जिसकी वजह से सीरियन शहरियों के लिए हज करना बहुत मुश्किल हो गया है और उन पर सख्त शर्तें लगाई गई हैं। 2012 से सऊदी अरब और सीरिया के दरमियान सफारती ताल्लुकात नहीं हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल अफरस। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। अल-हूसियों ने हुदैदा एयरपोर्ट पर सऊदी इत्तेहाद के कब्जे के दावे को रद्द कर दिया। कहा कामयाबी करिश्मा है। सऊदी इत्तेहाद ने कहा ऑपरेशन का मकसद सियासी हल के लिए अल-हूसियों पर दबाव डालना है। जायज हुकूमत बहाल करने की कोशिशें जारी रखेंगे। सीरिया की फौज ने जॉर्डन सरहद के करीब अमेरिका के फौजी अड्डे को घेर लिया।
तुर्की में इतवार को सदर और पार्लियामेंट को चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे। ताइब एर्दोगान को सियासी करियर के सबसे बड़े चैलेंज का सामना। ओपेक मुल्कों ने तेल की पैदावार बढ़ाने से किया इत्तेफाक। वियना में सऊदी अरब और ईरान के वजीरों की मुलाकात। ईरान ने न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने की धमकी दी, कहा समझौता आईसीयू में है। कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन ऑल आउट शुरू। अनंतनाग एनकाउंटर में 4 मिलिटेंट्स और पुलिस जवान हलाक। गवर्नर वोरा ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। आजादी कश्मीरियों की पहली पसंद है। कांग्रेस लीडर सैफुद्दीन सोज के रिमार्क पर तनाज़ा। जारी रखते हैं इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को। तुर्की में इतवार को नई पार्लियामेंट और सदर को चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे। इस इलेक्शन में 64 साल ताइब एर्दोगान हिस्सा ले रहे हैं। एर्दोगान ने इन इलेक्शंस में हिस्सा लेने से पहले तुर्की के दस्तूर में अहम तब्दीलियां की थी। बाद खबरों में कहा गया कि ये इलेक्शंस ताइब एर्दोगान पर बहुत भारी पड़ सकते हैं। खुद ताइब एर्दोगान ने कहा है कि ये मिड टर्म इलेक्शंस उनके सियासी करियर का सबसे सख्त चैलेंज है। बताया गया कि वोटर्स के सामने 10 साल से ज्यादा अरसे में पहली मरतबा अलग अलग मजबूत उम्मीदवारों को चुनने का मौका है। ताइब एर्दोगान की रैलियों में अक्सर काफी लोग हिस्सा लेते हैं, लेकिन चारशंबे को उनकी रैली फीकी रही, जबकि अपोजिशन उम्मीदवार महरम एंस की रैली में लोगों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। ये इन इलेक्शंस में अब तक की सबसे बड़ी रैली थी। इजमिर टाउन में हजारों लोगों ने अपोजिशन लीडर से यकजहती का इजहार किया। इस मौके पर तुर्की के झंडों की वजह से लाल रंग का समंदर नजर आ रहा था। महरम हैंस एक स्कूल में फिजिक्स के टीचर रह चुके हैं। उन्होंने वादा किया है कि वो तुर्की के लोगों को ताइब एर्दोगान की परवरी की पॉलिसी से छुटकारा दिलाएंगे। अपोजिशन लीडर ने अपनी तकरीर में कहा कि एर्दोगान थक चुके हैं, उनमें जोश नहीं है, वो मगरूर हैं। आपके सामने एक तरफ एक थका हुआ आदमी है, दूसरी तरफ ताज़ा खून है। ताइब एर्दोगान ने अपने करियर के हर कदम पर इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त को और मजबूत किया है। उन्होंने हुकूमत के खिलाफ मुजाहरों पर सख्ती भी की है। वो 2013 में अपने करीबी लोगों के खिलाफ करप्शन के इल्जामात की तहकीकात को रुकवाने की वजह से मुतनाज़ भी रहे। 2016 में एक नाकाम फौजी बगावत के बाद उन्होंने अपने हजारों मुखालिफिन को जेलों में बंद किया और नौकरियों से निकाला। पिछले साल के रेफरेंडम में उन्होंने मामूली फर्क से कामयाबी हासिल की, जिसके जरिए तुर्की के सिस्टम को बदला गया। इस तब्दीली की वजह से इतवार के इलेक्शंस में जो भी कामयाबी हासिल करेगा उसे बहुत ज्यादा इख्तियारात मिल जाएंगे। हालिया अरसे में ताइब एर्दोगान की तरक्की के नारे कुछ फीके नजर आने लगे। तुर्की के अवाम मईशत की गिरावट से परेशान है। तुर्की की करेंसी लीरा की कदर में कमी आई है। महंगाई में इजाफा हुआ है। सूद की शरहें बढ़ी हैं। बाज़ वोटर्स का कहना है कि वो इख्तिदार से चिमटे रहने के ताइब एर्दोगान के मंसूबों और कोशिशों से तंग आ चुके हैं। ताइब एर्दोगान के कट्टर हामी लीडर गुलबहार तुरान ने कहा कि उनकी एक पार्टी इस मरतबा भी कामयाब होगी। उन्होंने कहा कि तुर्की के इन हालात के लिए हुकूमत की बदइंतजामी जिम्मेदार नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक गैर मुल्की दखल अंदाजियों से है। उन्होंने कहा कि यह सब गैर मुल्की ताकतों का किया धरा है। एक्सपर्ट्स को मालूम होना चाहिए कि एक मुर्दा एर्दोगान भी वोट हासिल कर सकता है। तुर्की में आमतौर पर ओपिनियन पोल्स जानिबदार होते हैं। ताइब एर्दोगान ने जुलाई 2016 की बगावत के बाद इमरजेंसी लगाई थी और कई मीडिया इदारों पर कंट्रोल हासिल कर लिया था। ज्यादातर ओपिनियन पोल्स में एर्दोगान को आगे दिखाया गया है, लेकिन बाद सर्विस में कहा गया कि वो 50% वोट हासिल नहीं कर सकेंगे। इसका यह मतलब है कि 8 जुलाई को फिर से इलेक्शन का दूसरा दौर होगा। अपोजिशन पार्टियां और उम्मीदवार इन इलेक्शंस में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते और सरगर्मी से मुहिम चला रहे हैं। ये कई दौहों में तुर्की के सबसे अहम इलेक्शन से। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ताइब एर्दोगान कामयाबी हासिल करते हैं तो वो इक़्तिदार पर अपनी पकड़ और मजबूत करेंगे। ताइब एर्दोगान ने अप्रैल के महीने में अचानक ऐलान किया था कि वो 6 महीने पहले इलेक्शंस कराएंगे। बाज़ एक्सपर्ट सवाल कर रहे हैं कि ताइब एर्दोगान का मौशी करिश्मा कहाँ गया। इन इलेक्शंस में सीरियन रेफ्यूजीज का मसला भी अहम रहा। 24 जून के इलेक्शंस का नतीजा न सिर्फ तुर्की बल्कि दुनिया के लिए भी काफी अहम होगा।
ईरान ने धमकी दी है कि वो 2015 की न्यूक्लियर डील से बाहर निकल जाएगा और अब यह समझौता इंटेंसिव केयर यूनिट या आईसीयू में है। ईरान के नायब वजीर खारजा अब्बास अरगची ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि अगर यूरोपीय मुल्क और इस समझौते के दूसरे फरीक चाहते हैं कि ईरान इस समझौते में बना रहे तो उन्हें अमेरिका की पाबंदियों से होने वाले नुकसान की भरपाई करनी होगी। ईरानी वजीर ने न्यूक्लियर डील के मुस्तकबिल के बारे में बातचीत के लिए वियना का दौरा किया। इंडोनेशिया में आईएसआईएस के एक हमले के केस में एक शख्स को सजाए मौत सुनाई गई है। यह हमला 2016 में किया गया था। अमान अब्दुर्रहमान को इंडोनेशिया में आईसिस का अहम लीडर समझा जाता है। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। ऐसे अंदेशे जाहिर किए जा रहे थे कि इस फैसले के बाद गड़बड़ के वाकयात पेश आएंगे। 2016 के उस हमले में 26 लोग हलाक हुए थे, जिनमें 13 हमला आवर शामिल थे। कई फलस्तीनियों ने इसराइल की हालिया कार्रवाइयों में जख्मी हजारों फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार करते हुए रैलियां निकाली। इस जुमे को जख्मियों से वफादारी के इजहार का जुमा करार दिया गया था। 30 मार्च के बाद से इसराइल की कार्रवाइयों में 130 फलस्तीनी जाँ बहक हुए और हजारों फलस्तीनी जख्मी हुए। इस मौके पर इसराइल के सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। यूनाइटेड नेशंस ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि वेनेजुएला की सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुर्म से लड़ाई के नाम पर सैकड़ों लोगों को हलाक किया है। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि उसके पास ठोस सबूत मौजूद है कि किस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस ने गरीब इलाकों में धावे किए और गरीब नौजवानों को उनके घरों में हलाक किया। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक इदारे के चीफ ज़ैद राद अल हुसैन ने यह बात कही। वेनेजुएला ने इससे पहले कई बार इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात को झूठ करार देते हुए रद्द कर दिया। पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने अपनी सियासी पार्टी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर की हैसियत से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के नए चेयरमैन मोहम्मद अमजद ने यह बात बताई। अमजद ने कहा कि साबिक फौजी हुक्मरान ने अपना इस्तीफा इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है क्योंकि उनके लिए मुल्क से बाहर रहते हुए पार्टी चलाना मुमकिन नहीं रहा। पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने हाल ही में परवेज मुशर्रफ के नॉमिनेशन पेपर्स को रद्द कर दिया था। मुशर्रफ पर पाकिस्तान में बेनजीर भुट्टो कत्ल केस के सिलसिले में और गद्दारी का केस चल रहा है। पाकिस्तान में अगले महीने इलेक्शन होने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में पीडीपी हुकूमत की तायद वापस लेने के बीजेपी के फैसले, महबूबा मुफ्ती हुकूमत के गिरने और सदरराज लगाने के 3 दिन बाद फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने वादी में सरगर्म तकरीबन 300 मिलिटेंट्स का सफाया करने के लिए एक ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 2 शुरू किया है। बताया गया कि इन 300 मिलिटेंट्स में तकरीबन 10 सिक्योरिटी फोर्सेस की हिट लिस्ट में हैं। महबूबा मुफ्ती हुकूमत गिरने के बाद रियासत में गवर्नर राज लगा दिया गया। जो मिलिटेंट्स हिट लिस्ट में शामिल है उनमें जर्नलिस्ट शुजात बुखारी और फौजी औरंगजेब के कत्ल का मास्टरमाइंड भी शामिल बताया गया है। ऑपरेशन का पहला मरहला 2017 में किया गया था। कहा जाता है कि उस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेस ने तकरीबन 200 मिलिटेंट्स का सफाया किया। इस दौरान रियासत में एनएसजी कमांडोज को भी बुला लिया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक एनकाउंटर में 4 मिलिटेंट्स, एक पुलिस वाला और एक सिविलियन हलाक हुए। सिक्योरिटी ओहदेदारों ने बताया कि मिलिटेंट्स की मौजूदगी की खबर पर इलाके में एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके दौरान ये झड़प हुई। एक घर में छुपे हुए मिलिटेंट्स ने सबसे पहले फायरिंग की। फायरिंग के तबादले में उस घर का मालिक भी हलाक हो गया। श्रीनगर, अनंतनाग, पुलवामा और दूसरे मकामात पर मोबाइल और इंटरनेट सर्विस रोक दी गई। रियासत में गवर्नर राज लगाए जाने के बाद यह पहला जुमा था। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। बीजेपी ने कश्मीरियों की आजादी के बारे में पाकिस्तान के साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के बयान की तायद करने पर सीनियर कांग्रेस लीडर सैफुद्दीन सोज पर तनकीद की है। सोज ने अपनी किताब कश्मीर तारीख की झलकियां और जद्दोजहद की कहानी में लिखा कि मुशर्रफ ने कहा था कि कश्मीरियों को अपनी मर्जी से फैसला करने का इख्तियार दिया जाए तो वो आज़ादी को पसंद करेंगे। सोज ने कहा कि मुशर्रफ का यह अंदाजा आज सही मालूम होता है। इस दौरान साबिक मरकजी वजीर सैफुद्दीन सोज के हवाले से न्यूज़ एजेंसी ANI ने कहा कि मुशर्रफ ने कहा था कि कश्मीरी पाकिस्तान में मिलना नहीं चाहते, उनकी पहली पसंद आज़ादी है। यह बयान उस वक्त भी सही था और आज भी सही है। मैं भी यही कहता हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि यह मुमकिन नहीं है। इस दौरान बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि सैफुद्दीन सोज को पाकिस्तान चले जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मरकजी वजीर की हैसियत से उन्हें उस वक्त फायदा पहुंचाया गया था जब उनकी बेटी का JKLF ने अगवा कर लिया था। ऐसे लोगों की मदद करने का कोई फायदा नहीं है। जो कोई यहाँ रहना चाहता है उसे दस्तूर को मानते हुए यहाँ रहना चाहिए। अगर वो मुशर्रफ को पसंद करते हैं तो हम उन्हें पाकिस्तान का 1 वे टिकट देने के लिए तैयार हैं। शिवसेना ने कहा कि सदर कांग्रेस राहुल गांधी को सैफुद्दीन सोज के बयान के बारे में सफाई देनी चाहिए। इस दौरान कांग्रेस के एक और लीडर गुलाम नबी आजाद ने एक बयान में सिक्योरिटी फोर्सेस पर सिविलियंस की हलाकतों के लिए तनकीद की। इस पर भी एक तनाज़ा पैदा हो गया और बीजेपी ने उनसे इस बारे में सफाई मांगी।
श्रीनगर में एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई जिसमें गवर्नर राज लगाए जाने के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया गया। गवर्नर NN वोरा ने यह मीटिंग बुलाई जिसमें कौमी जमातों के रियासती यूनिट्स के लीडर्स को बुलाया गया। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। अल-हूसियों ने हुदैदा एयरपोर्ट पर सऊदी इत्तेहाद के कब्जे के दावे को रद्द कर दिया, कहा कामयाबी करिश्मा है। सऊदी इत्तेहाद ने कहा ऑपरेशन का मकसद सियासी हल के लिए अल-हूसियों पर दबाव डालना है, जायज हुकूमत बहाल करने की कोशिशें जारी रखेंगे। सीरिया की फौज ने जॉर्डन सरहद के करीब अमेरिका के फौजी अड्डे को घेर लिया। तुर्की में इतवार को सदर और पार्लियामेंट को चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे। ताइब एर्दोगान को सियासी करियर के सबसे बड़े चैलेंज का सामना। ओपेक मुल्कों ने तेल की पैदावार बढ़ाने से किया इत्तेफाक। वियना में सऊदी अरब और ईरान के वजीरों की मुलाकात। ईरान ने न्यूक्लियर डील से बाहर निकलने की धमकी दी, कहा समझौता ICU में है। कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन ऑल आउट शुरू। अनंतनाग एनकाउंटर में 4 मिलिटेंट्स और पुलिस जवान हलाक। गवर्नर वोरा ने बुलाई ऑल पार्टी मीटिंग, सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया। आजादी कश्मीरियों की पहली पसंद है, कांग्रेस लीडर सैफुद्दीन सोज के रिमार्क पर तनाज़ा। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफराज को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।